नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज हम चर्चा करने वाले हैं जन्म कुंडली में चंद्रमा और केतु से निर्मित होने वाले ग्रहण योग के बारे में। पूर्व में हम सूर्य राहु, सूर्य केतु और चंद्रमा राहु के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अपने पूर्व की वीडियो में मैं यह समझा चुका हूं कि जब ग्रह सूर्य जब राहु के साथ होते हैं तो उनकी प्रकृति अलग होती है, सूर्य जब केतु के साथ होते हैं तो उनके जो ग्रहण योग का जो फल है वह अलग होता है। ठीक उसी प्रकार चंद्रमा जब राहु के साथ होते हैं तो उस ग्रहण योग का प्रभाव कुछ और होता है, और जब चंद्रमा केतु के साथ होते हैं तो उस ग्रहण योग का प्रभाव कुछ और होता है। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि राहु और केतु की प्रकृति में कुछ अंतर है। राहु जहाँ सांसारिकता, मोह माया के कारक हैं, राहु जहाँ व्यक्ति को भोग विलास में सांसारिक चीज़ों के प्रति रुझान उत्पन्न करते हैं, तो वहीं केतु आध्यात्म है। और यह क्यों है, इसके पीछे का तर्क क्या है, यह मैं आपको पूर्व में समझा चुका हूँ। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा और केतु के प्रभाव के बारे में बात करेंगे और समझने का कोशिश करेंगे कि यह कैसा फल देता है। तो सबसे पहले हम चंद्रमा को जानते हैं। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा मन के कारक है, चंद्रमा माता के कारक है, चंद्रमा हमारी भावनाओं के कारक है, चंद्रमा हमारी कल्पनाओं के कारक है। चंद्रमा प्रभावित व्यक्ति शांत, जिनका चंद्रमा अच्छा हो, नहीं तो व्यक्ति बहुत बेचैन भी रहते हैं जिनका चंद्रमा खराब हो। और जो चंद्रमा जिनका अच्छा होता है वो धीर, गंभीर, शांत और चेहरे पर मुस्कुराहट लिए हुए, प्रसन्नता लिए हुए रहते हैं। और वो कला प्रेमी होते हैं, साहित्य प्रेमी होते हैं, कल्चर्ड होते हैं, पोलाइट होते हैं और बहुत अच्छी क्वालिटीज़ उनके अंदर पाई जाती हैं। तो वहीं केतु का अधिकार क्षेत्र क्या है? केतु है क्या? तो केतु देखिए आध्यात्म है। केतु को मैं एक शुभ ग्रह भी कहूँगा, हालांकि जो नैसर्गिक कारकत्व उसमें पाप ग्रह है, पर शुभ ग्रह कहूँगा। इसलिए कहूँगा कि केतु जब राहु का सिर अलग हुआ तो सिर वाला हिस्सा राहु बना, और यह केतु धड़ है, तो केतु देख नहीं पाते हैं, तो अपने मन की आंखों से देखते हैं। जब हम भी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं तो हम किससे कनेक्ट होते हैं? खुद से। यानी हम अंतर्मुखी होते हैं, अपनी तरफ आ रहे होते हैं, आउटवर्ड वर्ल्ड से हम डिस्कनेक्टेड फील करते हैं। तो ये काम केतु का है। केतु आपको अंतर्मुखी बनाते हैं। केतु जहाँ भी स्थित होते हैं वहाँ से विरक्ति देते हैं, वहाँ से वैराग्य देते हैं। जिस ग्रह के साथ भी स्थित होते हैं कुछ विशेष परिस्थिति में उसके बल को बढ़ाते हैं, जैसे स्वराशि को, उच्च को। परंतु अगर शत्रु राशि, नीच राशि में हो तो उस ग्रह को वो प्रभावित भी बहुत ज़्यादा करते हैं। आज हम समझेंगे हर एक भावों में, राशियों में क्या स्थिति होती है। अधिकतर, हर एक तो संभव नहीं है, पर हाँ एक मोटे तौर पर हम सारे प्रभाव को समझेंगे। तो ऐसे मन के कारक ग्रह पर जब विरक्ति का, वैराग्य का, उदासीनता का, आइसोलेशन का, सेपरेशन का प्लैनेट आएगा तो क्या नतीजे आएंगे? तब ऐसा व्यक्ति हो सकता है कि वो इंट्रोवर्ट हो, यानी अंतर्मुखी हो, स्वयं में खोया रहने वाला हो, जो उसके आसपास चीज़ें चल रही हैं, जो वातावरण है उसके प्रति बहुत सजग ना हो, अपनी ही उधेड़बुन में जो है वो खोया रहे, अपनी ही ख्यालों की दुनिया में वह खोया रहे, खुद से बातें करे, खुद के बारे में सोचे। यानी ऐसे व्यक्ति हो सके तो बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं। तो वहीं एक और चीज़ है इसका, एक जो सबसे सकारात्मक पहलू है। देखिए मैं नकारात्मक पहलू पे भी आऊँगा, और पहले हम सकारात्मक पहलू पे बात कर लेते हैं। जो इस चंद्रमा और केतु की युति का जो सबसे सकारात्मक पहलू वह क्या है? चंद्रमा मन का कारक, भावनाओं का कारक, और केतु आध्यात्म का द्योतक और उच्च आध्यात्म का द्योतक। इसीलिए गुरु की राशि धनु पर केतु उच्च के होते हैं। क्यों? क्योंकि केतु आध्यात्म है और गुरु से आध्यात्मिक कौन? इसीलिए गुरु की राशि धनु पर केतु उच्च के होते हैं। अब जब मन और अध्यात्म का मिलन होता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत आध्यात्मिक हो सकता है,
बड़ा चिंतक हो सकता है, नीतिज्ञ हो सकता है, दार्शनिक हो सकता है। उसकी नज़र वहाँ चली जाएगी, उसकी कल्पना शक्ति वहाँ चली जाएगी जहाँ औरों के लिए जाना मुश्किल होगा, क्योंकि केतु सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ों के कारक हैं। ऐसे व्यक्तियों की जो अंतर्ज्ञान होती है, जो अंतर्दृष्टि होती है, वह पैनी होती है और उनको जीवन में सफलता प्रदान करती है। मेरी बातों को सुन के आपको लग रहा होगा कि अभी तक अधिकतर जगह आपने चंद्रमा और केतु के नकारात्मक पहलू के बारे में सुना होगा, और वो क्यों है मैंने बताया आपको। परंतु इस सकारात्मक पहलू से आप बहुत कम अवगत होंगे, परंतु ये सत्य। और कई प्रमुख हस्तियों की जन्म कुंडली में भी आपको चंद्रमा और केतु या चंद्रमा राहु, ये ग्रह की युति मिल जाएगी आपको, और ये हर एक लग्न में, हर एक भाव में अलग अलग प्रभाव इनका रहता है। अगर मैं बात करूं तो जनरली पहले भाव में, चौथे भाव में, 9वें भाव, 10वें भाव और 11वें भाव में यदि शुभ राशियों में ये योग बने तो ऐसा जो चंद्र केतु योग है, यह व्यक्ति के जीवन में उत्थान देने का काम करता है। अब जैसे अगर मैं यही धनु लग्न की कुंडली ले लूँ तो इस कुंडली में चंद्रमा भी अपनी मित्र राशि में है, गुरु की राशि में, तो यानी व्यक्ति के मन पर गुरु का प्रभाव, व्यक्ति की अंतरात्मा पर गुरु का प्रभाव, और केतु तो स्वयं गुरु की राशि में तो आध्यात्म देंगे, तो ऐसा व्यक्ति धीर गंभीर आध्यात्मिक चिंतक वाला होगा और ऐसा व्यक्ति दार्शनिक होगा। तो ये एक बहुत सुंदर स्थिति है। अगर हम धनु लग्न की ही जन्म कुंडली में चौथे भाव की बात करें तो यहाँ मीन राशि है, मीन राशि में केतु स्वराशिस्थ होते हैं और यहाँ पर चंद्रमा भी, और मीन राशि में चंद्रमा भी बलवान होते हैं, तो यहाँ ये दोनों ग्रह बलवान हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ होगी, मैंने क्या कहा था आपसे कि जो ग्रहों का मूल स्वभाव है वह नहीं छूटेगा। यानी यहाँ पर केतु विरक्ति देंगे तो कहीं एक जगह देंगे, या तो भूमि भवन वाहन के सुख में विलंब करेंगे, विलंब से मिलेगा, या माता के सुख में कमी आ सकती है, लेकिन इसके कुछ बहुत अच्छे प्रभाव भी नजर आएंगे क्योंकि गुरु की राशि है। तो ऐसा व्यक्ति मन से आध्यात्मिक होगा और वह मन से बहुत पूजा पाठ वाला होगा, ईश्वर से डरने वाला होगा, सदाचारी होगा, अच्छे कर्मों में रत रहने वाला होगा। तो ये चंद्रमा केतु का प्रभाव ये दृष्टिगोचर कर रहा है। लेकिन यही चंद्रमा और केतु यदि जन्म कुंडली के 6ठे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव में होते हैं तो फिर ये चंद्रमा और केतु का जो प्रभाव है वह बहुत अच्छा नहीं मिल पाता है, और ऐसे फिर व्यक्तियों के जीवन में संघर्ष, तकलीफ और कष्ट बढ़ जाता है। देखिए, तकलीफ और कष्ट यहाँ भी होगा, पर समझना हमें यह है कि कौन सी राशि है, कौन सा लग्न है, क्योंकि ये सिर्फ धनु लग्न है और सिर्फ इस धनु लग्न की जन्म कुंडली में चंद्रमा और केतु ये 12 प्रकार से बन सकता है। कैसे? यह पहला भाव है तो अगर हम 12 भाव लें तो 12 भाव, और फिर लग्न कितने होते हैं तो 12 लग्न होते हैं, तो 12 × 12 144, यानी ये जो चंद्रमा और केतु का ग्रहण का प्रभाव है ये 144 तरीकों से बन सकता है। और जब ये 144 तरीकों से बन सकता है तो हर व्यक्ति पर इसका एक जैसा प्रभाव कैसे होगा? यह तर्कसंगत भी नहीं है और युक्त संगत भी नहीं है कि एक जैसा प्रभाव सब पर हो। इसलिए आपकी जन्म कुंडली में यदि चंद्रमा और केतु का ग्रहण योग बना है तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि यह किस लग्न में है, किस राशि में है। अब एक और चीज़, अब अगर चंद्रमा और केतु की डिग्री में अंतर हो, यानी कहीं चंद्रमा 1 या 2 अंश पे हुए, केतु 28-29 अंश पे हुए, या उल्टा कर दीजिए, चंद्रमा 28-29 अंश पे हुए, केतु 1 या 2 अंश पे हुए, तो फिर उस परिस्थिति में यह ग्रहण योग कोई बहुत नुकसान नहीं कर पाएगा, या बहुत माइनर जो ग्रहण योग का प्रभाव है वह बहुत माइनर प्रभाव रहेगा। अब अगर हमने सकारात्मक पहलू के बारे में बात की, अब अगर ग्रहण योग अशुभ भावों में हो, अशुभ राशियों में हो, तो उसका प्रभाव क्या होगा? तो उसका प्रभाव होगा कि ऐसा व्यक्ति डिप्रेस्ड होगा और वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड होगा, उसको फोकस करने में दिक्कत आएगी, उसको एकाग्रचित होने में दिक्कत आएगी, वो किसी भी निर्णय तक ठीक से नहीं पहुंच पाएगा, उसका मन हमेशा बेचैन रहेगा, वह आज कुछ और सोचेगा, कल कुछ और सोचेगा, अपने डिसीजन पे वो फर्म नहीं रह पाएगा, अपनी ही बातों को कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। जैसे आज उसने बोला
कि ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि ये पॉलिटिकल पार्टी बहुत अच्छी है या लीडर बहुत अच्छे हैं, तो हो सके तो 5 दिन बाद वो उसी बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर देगा कि नहीं 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 ये अच्छे लीडर नहीं है, या किसी भी थ्योरी को वो उसी समय सपोर्ट भी करेगा, उसी समय कॉन्ट्राडिक्ट भी करेगा, यानी कन्फ्यूजन, संशय, वह क्या कहना चाहता है, क्या सोच रहा है, इस बात का आकलन लगा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। चंद्रमा केतु के प्रभाव वाले व्यक्ति तिल को ताड़ बना लेते हैं। हल्की सी कोई बीमारी भी अगर इनको हो गई, अगर पेट भी दुखने लगा तो इनको लग जाएगा कि लीवर इनका खराब हो चुका है, क्योंकि सामान्य पेट दर्द है और कुछ दिक्कत नहीं। एक उदाहरण साझा कर रहा हूँ। एक व्यक्ति चंद्रमा केतु का उनका जन्म कुंडली में योग है, उनको दिन में एक मच्छर ने काट लिया, और अमूमन मच्छर काट लेते हैं लोगों को, लोग बहुत परेशान नहीं होते हैं, ठीक है काट लिया, पर उस मच्छर काटने का प्रभाव उन पर ऐसा हुआ कि वो अगले 6 घंटे तक सिर्फ यही बोलते रहे मुझसे कि रवि जी मुझे डेंगू हो गया है। मैं 100% श्योर हूँ कि मुझे डेंगू हो गया। बोला आप टेस्ट करा लीजिए, आपको हुआ नहीं, ये आपके मन का भ्रम है, चंद्रमा केतु का प्रभाव है। बोले कि नहीं मुझे तो हो गया। और हर आधे घंटे पर, हर 20 मिनट पर ये बात वो मुझसे दोहराते रहे। तब मैं तो खैर समझ ही रहा था कि हो क्यों रहा है और ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो चंद्रमा और केतु का जो ये प्रभाव है, ये कई बार व्यक्ति को ऐसी ऐसी बातें व्यक्ति बोले, अगर नकारात्मक प्रभाव है तब कई बार व्यक्ति ऐसे बिहेव करेगा, ऐसी बातें बोलेगा कि विश्वास करना मुश्किल हो जाता है कि अरे ये वही व्यक्ति है क्या जिससे मैं 2 दिन पहले मिला था और आज यह कैसी बातें कर रहा है। और मन में सवाल आएगा कि इसको सही कैसे करें। तो चंद्रमा के लिए आप शिव जी की शरण में जाइए। ओम नमः शिवाय की 5 माला आपको प्रतिदिन करनी है, शुक्ल पक्ष के सोमवार से प्रारंभ करना है। केतु के लिए आप गणेश जी की शरण में जाइए, गणेश जी का मंत्र पढ़िए, गणेश चालीसा पढ़िए, गणेश जी की कोई भी स्तुति जो आपको अच्छी लगती हो, रुचिकर लगता हो और आपको सहज लगता हो वो करें, क्योंकि भगवान सबसे ज़्यादा भाव देखते हैं। तो भाव के साथ पूजा करें, और साथ ही इस संसार में, भवसागर में अच्छे से जीने के लिए और इनके प्रभाव को और कम करने के लिए, जो दुष्प्रभाव है चंद्रमा केतु का, भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्र का जाप कीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, आपका कल्याण होगा। तो प्रिय दर्शकों, मैं उम्मीद करता हूं और आशा करता हूं कि यह विषय आपको पसंद आया और आपने जाना कि ग्रहण योग चंद्रमा और केतु से जब बनता है उसका प्रभाव क्या हो सकता है और किन किन तरीकों से हो सकता है, और हमने यह भी जाना कि जन्म कुंडली में कितने प्रकार से निर्मित होता है। तो कहूँगा आपसे कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करके हमें अपना प्यार और स्नेह अवश्य दें। तो आज के लिए आपसे इजाज़त लेता हूँ। धन्यवाद।